बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आप सबको रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने एक जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, जो कॉन्सेप्ट है एचएस कोड से रिलेटेड, कि एचएस कोड्स के ऊपर जो एफबीआर ने डॉक्यूमेंट इशू किया है उसकी क्या वेटेज है, क्या वैल्यू है, अगर हम उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करते तो हमारे ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, कोड्स क्या है। बेसिकली कोड्स सेम एक कोई अगर प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, सी है, डी है, तो ए के अंदर भी डिफरेंट तरह की 3 4 5 प्रोडक्ट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जो एसी है, एसी एक मास्टर प्रोडक्ट है। उसके बाद उसकी कुछ कैटेगरी हो सकती हैं कि एसी जो है वो 1 टन का हो सकता है, 1.5 टन का हो सकता है, 2 टन का हो सकता है, 2.5 का हो सकता है। फर्दर ये कन्वेंशनल एसी हो सकते हैं, डीसी इन्वर्टर हो सकते हैं। डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि मॉडल्स हैं, डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो पॉइंट्स होंगे ये क्या है, ये एक यानी कि बिग पिक्चर में देखें तो ये एक ट्री है और उसके बाद आगे फर्दर उसकी जो शाखें हैं वो बना दी गई हैं। तो इसको एक कोड के साथ डिफाइन कर लिया जाएगा कि जब भी लेट्स से 1111 कोड की डिस्कशन होगी तो क्या उसमें ज़हन में आएगा कि ये किसकी डिस्कशन हो रही है, एसी की हो रही है। तो इस कैटेगरीज की जब भी कोई इंपोर्ट होगी या सेल होगी तो कोड कौन सा यूज़ किया जाएगा, 1122। मतलब ये है कि ये चीज़ें इंडिविजुअल मॉडल लेवल पे जो चीज़ें जो बना रहा है, सेल कर रहा है, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट हैं कि मैंने किस मॉडल के कितने एसी बेचे हैं, किस फ्रीक्वेंसी के कितने एसी सेल किए हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये डाटा नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को ये देखना है कि एसी टोटल कितना सेल हुआ है। तो उसको एक कोड के साथ डिफाइन कर लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एचएस कोड, ताकि जब भी कभी डाटा एनालिसिस की बात हो तो एचएस कोड के मुताबिक उसको स्टडी किया जाए। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी एचएस कोड से रिलेटेड, जो हमने थोड़ी स्टडी कर ली है कि एचएस कोड क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बाद में गवर्नमेंट डाटा गैदर करके डिसीजन लेती है। तो इस वजह से जो कोड्स हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, जो थोड़ा सा लेट मैं टॉपिक बना रहा हूँ, कुछ मैं बिजी रहा हूँ, इस वजह से मैं नहीं उसको डिस्कस कर सका। तो इसमें एक जनरल सेल्स ऑर्डर, जो सेल टैक्स का जनरल ऑर्डर एक शेयर किया गया है, जिसके जो 13 डॉक्यूमेंट है 2022 का, यानी कि इससे पहले भी डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। उसमें जो डिस्कशन की गई है वो ये है कि इंपोर्टर, होलसेलर, डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की बात नहीं हुई। क्यों बात नहीं हुई, इसको हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। कि उसने ये कहा है कि जी जो चीज़ आप परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम एग्जांपल के थ्रू इसको स्टडी करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है वो आप परचेज करते हैं, लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो आप परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए है। ये आपने एक प्रोडक्ट है वो परचेज की है और उसका जो एचएस कोड है वो कोड है जी 0081। ठीक है। अब ये जो जब आप परचेज करेंगे, जो बंदा ये चीज़ें परचेज कर रहा है उसके लिए ये चीज़ें क्या होंगी, ये कहाँ पे रिपोर्ट होंगी, नेक्जर ए में। और जो दूसरी पार्टी है उसके लिए क्या हो जाएगा, नेक्जर बी सी। अब ये चीज़ें या तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, लोकली परचेज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट का वर्ड भी यूज़ कर लिया। अब ये दोनों चीज़ें, यानी कि या अगर आप लोकली परचेज करेंगे तो आपके नेक्जर ए में आएगा, अगर आप इसको वहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो नेक्जर बी में आएगा। इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख भी लेते हैं कि ये क्या है, लोकल परचेज, और ये क्या है, इंपोर्ट। अब हम फर्दर इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि जी हमने क्या परचेज किया है, जनरेटर परचेज किए हैं। ठीक है, लोकल परचेज कह सकते हैं, इंपोर्ट कह सकते हैं, हमने जनाब परचेज कर लिया। ठीक है। अब जब हमने परचेज किया तो उसके बाद इसको हम फर्दर इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। ठीक है, ये लोकल परचेज है या इंपोर्ट है। ठीक है, ये आप चीज़ यहाँ पे याद रखें। ठीक है, उसके बाद इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है, जनरेटर है। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि भाई ये जब चीज़ें आपने यहाँ पे तो आपने कर ली परचेज, इंपोर्ट या लोकल परचेज। ठीक है, यहाँ पे अब हमारी बारी आ गई सेल की। तो सेल करने के लिए हम इसको कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, नेक्जर सी में। अब एचएस कोड क्या यूज़ हुआ है, 0081। तो नेक्जर सी में जब आप इनवाइस करेंगे तो हम मिस्टर ए को इनवाइस कर रहे हैं, तो हम कौन सा कोड यूज़ करेंगे, 81। अच्छा, ये सारे सिचुएशन में आपने एक चीज़ याद रखना, ये किसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, इम्पोर्टर के लिए,
होलसेलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और रिटेलर या ट्रेडर के लिए। ठीक है, इसमें मैन्युफैक्चरर शामिल नहीं है, याद रखें। मैन्युफैक्चरर क्यों शामिल नहीं है, इसके बाद की एग्जांपल में स्टडी करेंगे। मैन्युफैक्चरर ने जो चीज़ें, जब होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर ने चीज़ें परचेज़ की, बाय की, उसके बाद उसने जनाब मिस्टर ए को चीज़ें सेल कर दी। अब ये हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि ये इतनी भी जो पार्टीज़ हैं या जितने भी ये कैटेगरीज हैं, जब भी चीज़ें परचेज़ करेंगी तो ये कंप्लीट CBU यानी कि कंप्लीट बिजनेस यूनिट परचेज करेंगी, यानी कि वर्किंग कंडीशन में या यूजेबल कंडीशन में चीज़ें परचेज करेंगे, ये वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते। जैसे जनरेटर है तो उस कंप्लीट उसी हालत में इंपोर्ट हुआ, परचेज हुआ और आगे नेक्स्ट सी में उसको सेल कर दिया गया। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे जनाब पार्ट्स परचेज किए, संभल किए, ऐसा नहीं है। वो मैन्युफैक्चर के केस में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे HS कोड यूज हो रहा है 0081। अब फॉर एग्जांपल इंपोर्ट शो हो रही है कि जनाब इंपोर्ट का डाटा साल के एंड पे आता है कि 0081 का जो डाटा है ना, उसमें आता है कि जी 100 मिलियन जनरेटर इंपोर्ट किए गए हैं, मतलब क्वांटिटी उसकी 100 मिलियन, वैल्यू हम डिस्कस नहीं करते। तो जब वो नेक्स्ट सी में देखते हैं कि जनाब सेल कितना हुआ है, तो पता चलता है नेक्स्ट सी में जो सेल हुआ है ना वो 30 मिलियन है। यानी कि इस सेम कोड के अगेंस्ट जो डाटा सेल हुआ है वो कितना है, 30 मिलियन है। तो 70 मिलियन का गैप आ गया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के माइंड में एक चीज़ क्लियर होती है, या कोई भी है जो एनालिसिस कर रहा है, एक चीज़ क्लियर होती है कि चीज़ परचेज हो रही है 100 मिलियन, सेल शो हो रही है 30 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी डाटा कहाँ पे गया? या तो वो HS कोड से यूज़ नहीं हो रहा, या डाटे को हाइड करने की कोशिश की जा रही है। सेल परचेज दिखाने के बाद जनाब उसको हम सेल कर रहे हैं किस पे, कैश पे सेल कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं कर रहे। यानी कि दोनों कंडीशंस हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई हम आपकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी आपको सपोर्ट करेंगी। अब कैसा ये कॉन्सेप्ट है ये समझ लीजिएगा कि आपकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, हर जो भी आप बिजनेस करते हैं तो एंटियन इंक्वायरी में हम उसको जाके ऐड करते हैं कि मैं अगर होलसेलर हूँ तो किसका हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो किसका हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जनरल ऑर्डर सप्लायर हैं, कुछ भी हैं, तो मैं वहाँ पे मेंशन करूँगा कि जी मेरा ये प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है, और उस प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में फॉर एग्जांपल मैंने HS कोड के साथ चीज़ें परचेज की हैं। तो अब यही कोड मुझे शो होगा कहाँ पे, नेक्स्ट सी के अंदर। ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी मर्जी से वहाँ पे A2 कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पहले ये होता था कि हम ये डाटा तो ऑटो सेलेक्ट करते थे, लेकिन नेक्स्ट सी हमारे कंट्रोल में था। हम इसको A2 भी कर सकते थे, 80 भी कर सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन अब में डाटा ही वो शो होगा जो हमारे नेक्स्ट ए में आ रहा है। अभी तक ये ऑनलाइन रिटर्न के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये ऑर्डर आ गया तो कुछ टाइम के बाद IT टीम इसको इम्प्लीमेंट भी कर देगी। लेकिन आप ये चीज़ ज़हन में रख लें कि जो चीज़ परचेज हमने करनी है वही हमने दिखानी है। अब इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा कि हम साल के एंड पे जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, कौन सी टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, तो हम क्या लिखते हैं, सेल, हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि जो चीज़ें परचेज हुई हैं, और उसके बाद GP आता है। तो सेल हमारी होगी कहाँ से आती है, नेक्स्ट सी से आती है। नेक्स्ट सी में 0081 का HS कोड होगा, और लेट से सेल आ रही है 50 मिलियन की। नेक्स्ट अब परचेज कहाँ से आती है, नेक्स्ट A से आती है। नेक्स्ट A में कोड होगा 0081 का, और परचेज आ रही है लेट से 40 मिलियन की। ठीक है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 10 मिलियन का GP निकलता है। अब ये दोनों सिचुएशन में एक चीज कॉमन होगी, क्या कॉमन होगी कि HS कोड जो परचेज पे आ रहा है वो ही सेल पे आना चाहिए। जब ये चीजें मैच होंगी तो दो चीजों की इक्वालिटी पैदा शुरू हो जाएगी। क्या, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इसमें आउटपुट टैक्स की बात नहीं मैं कर रहा, टैक्स का वर्ड मैंने यूज नहीं किया, कि जो इन हो रहा है वही आउट हो रहा है। तो जो डाटा एनालिसिस है, गवर्नमेंट के जो एनालिसिस हैं, वैल्यूएशंस हैं, वो सही तरीके से एनालाइज हो सकेंगे। अब होता क्या था कि टैक्स फ्रॉड, अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई अगर आप 0081 के नाम पे इंपोर्ट कर रहे हैं और 0082 सेल कर रहे हैं, तो ये हम कंसीडर करेंगे एक तरह का क्या है, टैक्स फ्रॉड है। आप इंफॉर्मेशन आप सही डिक्लेयर नहीं कर रहे। अगर आप रिटर्न को फाइल करते हैं तो अगर आप देखें तो उसमें बेशुमार किस्म के कॉलम है, और जब हम ऑनलाइन उसके ऊपर पिन वेरिफिकेशन करते हैं, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए सबमिट करने से पहले पिन वेरिफिकेशन करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को अगर पढ़ें तो वहाँ पे वो मेंशन करता है कि जो भी चीज़ें मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके HS कोड मैच नहीं है और जनाब आप डिफरेंट लिख रहे हैं, तो सही तरीके से आप इंफॉर्मेशन तो नहीं फाइल कर रहे। अब करना क्या है, मेन चीज़ है कि ये तो हमने स्टडी कर लिया कि रूल ये आ गया है। अब करना क्या है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़
परचेज कर रहे हैं जो कि आपके नेक्स्ट ए में आता है और आपको पता है इस प्रोडक्ट का कोड है 0081 और अगर आपके नेक्स्ट ए में वो कोड सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, उसको रिजेक्ट कर दें। फौरी तौर पे इन्फॉर्म करें जहां से आपने चीज़ें परचेज की हैं कि भाई आपका एच एस कोड ठीक नहीं है, इसको अपडेट कर लें। अगर वो कहता है नहीं जी मैंने नेक्स्ट सी में यही शो किया है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, अप्रूवल है, कोई जस्टिफिकेशन है, ओके, उनकी डिस्कशन को सुने, उसके ऊपर अपना जो माइंड है थिंकिंग अप्लाई करें। अगर आप दोनों पार्टीज म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से एक कोड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप बाउंड हैं कि नेक्स्ट सी के अंदर भी वही कोड दिखाएंगे। ये नहीं है कि आपके मुताबिक 82 है उनके मुताबिक 81 है, ऐसा नहीं होगा। दोनों पार्टीज को सेम सिचुएशन पे लॉजिकल फैक्ट के साथ एक कोड को डिसाइड करना है ताकि नेक्स्ट ए में भी आए नेक्स्ट सी में भी आए। अगर किसी वजह से जनाब आप एक कोड चीज़ परचेज कर रहे हैं और जो नेक्स्ट ए में चीज़ें सही नहीं आ रही तो फौरी तौर पे उनके साथ डिस्कशन करके उसको अपडेट करवाएं। अगर आप अपडेट नहीं करते तो आप क्या होगा कि आप रॉन्गली कोड की परचेज कर रहे हैं और रॉन्गली कोड की सेल कर रहे हैं। तो अगर किसी वजह से कोई मसला आता है और आप फिजिकली आप दिखाते हैं मैं जनरेटर परचेज कर रहा हूँ, कोड आप यूज़ कर रहे हैं जनाब पार्ट्स का, तो ये सारा सर जो टैक्स ऑफिसर है इसकी जो असेसमेंट है वो फ्रॉड के ज़िम्मे में लेके जा सकती है, ले जा सकता है। फ्रॉड के ज़िम्मे का मतलब ये है कि जितना इनपुट टैक्स है वो सारे का सारा डिसअलाउ है और जितना आउटपुट टैक्स इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ है वो आपने क्या करना है, पे करना है। मिसाल के तौर पे 12 महीनों में आपने हर महीने 1 लाख रुपया टैक्स पे किया है, तो वो अगर आपने एच एस कोड में कोई मसला है, गलती कर ली है, कोई भी इशू क्रिएट हो गया है, तो वो क्या करेंगे जनाब, वो कहेंगे कि आपका सारे का सारा इनपुट मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ, ये 12 लाख रुपया मुझे आज ही पे करो, कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी आपको इनपुट की, कुछ भी कह सकता है। तो एक्सट्रीम केस में मैंने मैक्सिमम फैक्ट डिस्कस किए कि वो अगर मैक्सिमम बाउंड्री तक जाता है तो क्या होगा, आपका जो इनपुट टैक्स है सारे का सारा डिसअलाउ कर देगा। वो कहेगा आपका इनपुट ही सही नहीं है, कोड ही सही नहीं है, मैं अलाउ ही नहीं करता। तो आपकी एनटीएन जो वेरिफिकेशन है आज उसको देखें कि वहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर कुछ भी सिलेक्टेड है तो क्या वो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। अगर आपका बिजनेस ए है और वहाँ पे जनाब सालों 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 से वो जनाब आपकी एक्टिविटी सपोर्ट नहीं कर रही तो उसको फौरी तौर पे अपडेट करें, फौरी तौर पे चेंज करें। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, ऑनलाइन आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप एज ए इंडिविजुअल आप खुद चेंज कर सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट ए में एच एस कोड को मोनिटर करना शुरू कर लें। एच एस कोड जो न्यू वेबसाइट अवेलेबल है वहाँ पे भी मेंशन है और इसके अलावा जो एक्सेल की फाइल है वहाँ पे भी मेंशन है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे कोड को लॉक कर लें, ओपिनियन लें, डिस्कस करें, फाइनल कर लें, उसको परमानेंट चलाते जाएं। ठीक है, मतलब ये फाइनल हो गया बस, ओके फाइनल चलता गया है। ठीक है, और उसके बाद आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो नेक्स्ट ए में चीज़ें आ रही हैं वो कहाँ पे चीज़ें आएंगी, नेक्स्ट सी में। अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं मैन्युफैक्चर का, बस 1 मिनट आपका लूँगा कि मैन्युफैक्चरर में क्या होता है कि जी मैन्युफैक्चरर चीज़ें परचेज करता है, वो क्या करता है, मटेरियल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैन्युफैक्चरर है, वो मटेरियल परचेज करता है ए। ठीक है, इस मटेरियल को प्रोसेस करता है वो। ठीक है, कुछ चीज़ें वो लोकली परचेज कर लेता है, उसके बाद कुछ चीज़ें जनाब वो इधर से भी लोकली परचेज कर लेता है, मतलब दोनों मार्केट से परचेज कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, जब वो मटेरियल प्रोसेस करता है तो वो एक प्रोडक्ट बना लेता है बी। इसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट भी शामिल होती है और उसके बाद लोकल जो कॉस्ट है मटेरियल की वो भी शामिल होगी। उसके बाद जनाब इसमें जो वेरिएबल ओवरहेड है वो भी शामिल होंगे। तो फॉर एग्जांपल वो इसकी कॉस्ट निकलती है 100 रुपीज़, इसके अंदर वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। मिसाल के तौर पे वो 10% प्रॉफिट ऐड करता है तो वो 1,10,000 रुपया क्या करेगा, इसकी सेलिंग प्राइस रख लेगा। अब देखिएगा कि मैन्युफैक्चर के ऊपर ये रूल क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे एच एस कोड डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पे एच एस कोड डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पे एच एस कोड डिफरेंट हो सकते हैं। तो जब ये सेल करेगा वो फाइनल एक प्रोडक्ट बनेगी और ये एसी का मटेरियल एक उसने परचेज किया, 2 किया, 3 किया, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, एसी, जिसका कोड हो सकता है 0082। तो इसका मतलब नेक्स्ट ए में 3 कोड आ रहे होंगे, नेक्स्ट सी में क्या आ रहा होगा, 82। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर को क्वेश्चन नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या होगा, प्रोडक्ट बॉम के मुताबिक, BOM, बॉम क्या है, बिल ऑफ मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिपी, कि जनाब कितनी तरह के 1 2 3 मटेरियल को जमा करके आपने 0082 एक एसी बनाया है, उसकी ज़रा हमें डिटेल दें, हमें प्रूव करवाएं कि वाकई जनाब ये 3 प्रोडक्ट को जमा करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, असेंबल करने के बाद ये प्रोसेस बना है।
उनसे भी क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर का क्लियरली वर्ड क्यों डिस्कस किया गया है, वो इस वजह से किया गया है कि आपने वैल्यू एडिशन नहीं करनी, जिस कंडीशन में प्रोडक्ट को परचेज किया है उसी कंडीशन में आगे उसको सेल करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा डीपली हमने इसको रिसर्च कर लिया है, आज ही इसको इम्प्लीमेंट करें। देखें, जब भी सेल टैक्स का कोई डॉक्यूमेंट आता है, रूल आता है, तो उसका मतलब उसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है। आज आपको नोटिस आए, कल आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आएगा, कभी ना कभी आपको नोटिस लाजमी रिसीव होगा। आज से ही अपनी गलती दुरुस्त करें, इनपुट डाटे को ठीक करें, ताकि आप फ्यूचर के अंदर टैक्स नोटिस की, कंप्लाइंस की या पेनल्टी से बच सकें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम ऊपर डिस्कशन करते हैं और जो लर्निंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं वीक में 1-2 वीडियो अपलोड करूं, लेकिन ये कुछ रमज़ान की वजह से काफ़ी मसरूफियत थी, इस वजह से तकरीबन मैं 10 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद एक जो टॉपिक है उसमें हम सेल टैक्स का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।